मिठू भैया, अब चले। ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान के टमाटर खा सकते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, वो गोरी कवि कैसे हर रोज किसान के टमाटर चुरा कर ले जाती है? वो कल भी मेरे सामने बैठकर किसान के टमाटर खा रही थी। जब मैंने पूछा तो कह रही थी कि किसान के खेत से लेकर आई हूँ। वो एक नंबर की चोरनी है, जरूर वो चोरी करके लेकर जाती होगी। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और मिठू तोता बिना टमाटर खाए वहाँ से चले जाते हैं। मिठू और चिड़िया, बताओ, क्या आज तुम दोनों ने किसान के खेत से टमाटर खाए हैं कि नहीं? नहीं गौरी, हम तो सुबह से लेकर शाम तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान घर गया ही नहीं। हम तो थक हार कर बिना टमाटर खाए ही वापस लौट आए। मैं तो जा रही हूँ, पेट भर कर टमाटर खाऊंगी और साथ भी लेकर आऊंगी। फिर गोरी कवि बस्ती की ओर जाती है। वो किसान के खेत में जाकर किसान से कहती है, किसान चाचा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कवि तुम्हारा, जो तुमने मुझे बता दिया। फिर किसान अपने घर चला जाता है और गोरी कवि मजे मजे से किसान के खेत में टमाटर खाती है। नहीं पति जी, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काली कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कवि झूठी है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। गोरी कवि पेट भरकर टमाटर खाती है और कुछ टमाटर अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, एक टमाटर मुझे भी दे दो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं ये टमाटर किसी को नहीं दूंगी, बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं। गोरी कवि चिड़िया के सामने बैठकर ही टमाटर खाने लगती है और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन गोरी कवि फिर से किसान के खेत में जाती है। किसान चाचा, मैं अभी तुम्हारे घर से आ रही हूँ। तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से जाओ। अपने बेटे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना ही अपने घर भागता है। किसान के जाते ही गोरी कवि फिर से टमाटर खाने लगती है। कहाँ है मेरा मुन्ना? वो तो बाहर खेलने गया हुआ है। मेरा मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। लगता है रोज की तरह आज फिर उस शरारती कवि ने मेरे साथ कोई शरारत की होगी। उसने मुझे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी से घर जाऊं। वो जरूर काली कवि आपको घर भेजकर टमाटर खाती होगी। अच्छा, तो मैं कल देखूंगा कि वो कवि मुझे कैसे उल्लू बनाती है। गोरी कवि जंगल जाकर बहुत खुश थी। वो जो टमाटर अपने साथ लाई थी वो मिठू तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाती है। वाह वाह, मजा ही आ गया। ये लाल लाल टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। गौरी, एक टमाटर मुझे भी दे दो। ठीक है मिठू, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें ये लाल लाल टमाटर दे दूंगी। गौरी, मैं भी चलूंगा, मैं भी तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगा, मुझे भी टमाटर देना। तो फिर ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। फिर गोरी कवि मिठू और कबूतर को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। चलो, तुम दोनों मिलकर मेरे घर के सारे काम कर दो। फिर कबूतर बर्तन धोने लगता है और मिठू तोता झाड़ू देने लगता है। वो दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। गौरी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे टमाटर दे दो। हाँ गौरी, मैंने भी अपना काम कर लिया है, मुझे भी टमाटर दे दो। कौन से टमाटर? चलो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। गौरी, तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे काम करवाया। फिर गोरी कवि उन दोनों को अपने घर से निकाल देती है। गोरी कवि हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान के खेत में जाती है। चाचा किसान, मैं अभी देख कर आई हूँ, तुम्हारी बकरी जंगल की ओर जा रही थी, शायद उसकी रस्सी खुल गई होगी। मेरी बकरी को तो शेर खा जाएगा, मैं जल्दी से जाकर उसे ले आता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, मगर आज वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। किसान को जाता देखकर गोरी कवि खेत से टमाटर खाने लगती है। अच्छा, तो ये कवि की बच्ची हर रोज इसलिए मुझसे झूठ बोलती है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे पास ये शातिर दिमाग है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी, वो बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर गोरी कवि की
पूंछ पर लगती है। गोरी बहुत मुश्किल से वहाँ से भागती है और किसी न किसी तरह वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। किसान ने मेरी पूंछ पर गोली मारी है। कोई मुझे बचा लो मुझे। चिड़िया, मिठू और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। गोरी, अगर हर रोज चोरी करोगी तो फिर ऐसा तो होना ही है। गोरी, तुम्हें ये सजा मिली है जो कल तुमने हम दोनों से काम करवाया। चिड़िया बहन, मुझे बचा लो, मेरी पूंछ में बहुत दर्द है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। मिठू और कबूतर भैया, ये कवि जैसी भी है लेकिन हमारे जंगल की वासी है, मैं इसकी मदद करनी ही होगी। फिर रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है और वो गोरी कवि की पूंछ पर पट्टी बांध देती है, जिससे गोरी कवि को कुछ सुकून मिलता है और वो आइंदा चोरी ना करने का वादा करती है। जंगल में बारिश के कारण गोरी कवि की चाय और पकोड़ों का ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो मिठू कब से बैठा हुआ है, जरा जाओ पूछ कर आओ कि चाय पीनी है या पकोड़े खाने हैं। जग्गू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। अंकल, मम्मा पूछ रही है आपने चाय पीनी है या पकोड़े खाने हैं। नहीं जग्गू, बारिश तेज थी, मैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए आ गया था। ये सुनकर गोरी कवि वहाँ आ जाती है। मोटी चोंच वाले, चल भाग यहाँ से, बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठा था, ये कोई आराम गाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है, अगर कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये मोटी चोंच लेकर यहाँ से भाग जाओ। गोरी, ऐसे दुकानदारी नहीं चलती, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो। अब तुम चाहते हो या मैं गरम चाय तुम्हारे ऊपर फेंकूं? फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा मेरे ढाबे पर बैठने वाला। मिठू जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि न जाने क्या समझती है अपने आप को। मैं तो थोड़ी देर बारिश से बचने के लिए उसके ढाबे पर बैठ गया, वो तो आकर मुझसे लड़ने लगी। आपको तो उस कवि का पता है, वो छोड़ती किसे है भला। गोरी कवि के घर में सब कुछ था, वो जंगल की एक अमीर कवि थी, क्योंकि उसकी चाय और पकोड़ों की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। गोरी कवि सुबह सवेरे उठती है और अपने दूध का बर्तन लेकर झील के पास दूध लेने चली जाती है। झील दी, जंगल में बारिशों की वजह से अब मेरा धंधा और भी चलने लगा है, कल से मैं 2 लीटर दूध अजाफी लेकर जाया करूँगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाया करना। रास्ते में गोरी इधर उधर देखकर नदी पर रुकती है और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। फिर गोरी कवि अपने ढाबे पर चली जाती है। गोरी बहन, हमें 2 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़ों की दे दो। चिड़िया, थोड़ी देर लगेगी, अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया की बेटी गुड़िया साथ वाले टेबल पर खेल रही थी, उसका पंख लग जाने से गोरी का 1 कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटी, ये क्या किया आपने? आपने गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी कवि भी ये देख लेती है और वो तुरंत वहाँ आती है। शरारती बच्ची, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे तुम जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करें, मुझे कप के पैसे दो और भाग जाओ अपनी बेटी को लेकर। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्ची थी, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो, ये कप 50 रुपए का था। गोरी, इसके साथ के 12 कप मैं 100 रुपए में लेकर आई थी, ना भी महंगा नहीं है ये कप। मुझे ज्यादा चूचू पसंद नहीं है, चुपचाप मुझे 50 रुपए दो, फिर ही मैं गुड़िया को जाने दूंगी यहाँ से। मम्मा, गुड़िया दोस्त है मेरी, जाने दे इसे। चुप कर जा जग्गू, वरना तो तेरे लगाऊंगी मैं। चिड़िया करती भी तो क्या, वो गोरी से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो गोरी कवि को 50 रुपए दे देती है और बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब गोरी कवि काम पर आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे मिठू तोते ने चाय और पकोड़े का ठेला लगाया हुआ था। गोरी कवि को देखते ही मिठू तोता जोर जोर से आवाज लगाने लगता है।
चाय, गर्म गरम चाय। ऐसी ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम चाय और पकोड़े, खालिस खालिस दूध की गरम गरम चाय। ये गंदा मोटी चोंच वाला मिठू अगर ना होता तो मुझे जंगल में किसी का डर न होता। ये हमेशा कुछ न कुछ नया ही करता है। अब जो पक्षी भी चाय पीने आता वो गोरी कवि की बजाय मिठू तोते के ठेले पर आता, क्योंकि जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिससे गोरी कवि ने लड़ाई ना की हो। मिठू यार, अब मैं हर रोज तुम्हारे ठेले से ही चाय पीने आया करूँगा। वो गंदी काली गोरी तो हर समय मुझे गंदी आँखों वाला कहती रहती है। कबूतर, जितनी देर तक चाहो यहाँ तुम बैठ भी सकते हो, यहाँ पर बैठने के कोई पैसे नहीं है। शाम तक गोरी कवि बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा मम्मा, दूध खराब हो गया है। जग्गू बेटा, अब तो मुझे लगता है कि हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी कवि नदी में बहा देती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। कबूतर भैया, अब इस गोरी की अकल ठिकाने आएगी, ये बहुत बिगड़ गई थी। चिड़िया बहन, जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उस दिन से ही सोच रहा था कि मैं इस काली कवि को यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। कुछ दिनों बाद गोरी कवि के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और वो रोती हुई मिठू तोते के पास आती है। तू मेरे सुंदर मिठू भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो। मेरे घर में खाना नहीं है, मेरा जग्गू भूख से तड़प रहा है। गौरी, बर्तन तो धोने तुम्हें आते ही होंगे, अगर धोने आते हैं तो आ जाओ। लेकिन हाँ, याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे सुंदर मिठू भाई। फिर गोरी कवि मिठू तोते के पास काम पर लग जाती है। कालू कौवा जंगल में सब्जियां बेचा करता था। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से ही सब्जियां खरीदते थे। मिठू, ये लो लाल लाल मिर्ची, पूरी 1 किलो है। कालू, तुम्हारी सब्जी पूरे जंगल में से ताज़ा होती है, इसलिए तो हम सब तुम्हीं से सब्जी खरीदते हैं। ये लो पैसे। फिर मिठू तोता पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा शाम तक सब्जी बेच लेता है और फिर अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, कब तक ये सब्जी बेचोगे? कितने साल हो गए, ना तो मैं अपने लिए सोने का हार ले सकी और ना ही घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। गौरी, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? क्या मैं महारानी चील के महल में चोरी कर लूं? महारानी चील के महल का नाम सुनकर गोरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी, जो तुमने गुस्से में बात की है, हम ऐसा ही करेंगे। हम चील महारानी के महल का खजाना लूट लेंगे। देखना, फिर हम अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़े गए तो सारी उम्र उस काल कोठरी में रहना होगा। वैसे भी हम काल कोठरी में ही रह रहे हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सब देखकर हंसते हैं मुझ पर। हम लूटेंगे, महारानी चील का खजाना लूटेंगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी कवि की ये बात सुनते ही कालू कौवा गोरी की हर बात मान लेता। ना गौरी, तुम मायके ना जाना, मैं आज ही महारानी चील का खजाना चुराने की योजना बनाता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से महारानी चील के महल की ओर जाते हैं। वो महल से थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। कालू जी, ये कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? गौरी, ये महारानी चील का सैनिक है और महल के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। लगता है गौरी, चील महारानी कहीं गई हुई है। अब हम ये ताला कैसे खोलेंगे? कालू, तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है। फिर वो कौवे घर चले जाती हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मेरे मामा के पास जाओ, वो चाबियां बनाने का काम करते हैं। उनके पास कोई ना कोई चाबी होगी जिससे महल का दरवाजा खुल जाएगा। और मैं कबूतर का बंदोबस्त करती हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के मामा के पास चला जाता है। मामा जी, मुझे गोरी ने भेजा है। फिर कालू कौवा सारी बात मामा जी को बताता है। ये लो कालू, ये महल की डुप्लीकेट चाबी है, लेकिन कालू, मुझे खजाना देना भूलना नहीं। हाँ मामा जी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। गोरी कवि मिठाई लेकर
कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया ये लो, ये मैं मिठाई लाई थी तुम्हारे लिए। धन्यवाद बहन काफी, मुझे भी भूख लग रही थी। वो सैनिक कबूतर जैसे ही मिठाई खाता है तो गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि गोरी कौवी ने मिठाई में नींद की दवा जो मिलाई थी। फिर कालू कौवा भी चाबी लेकर वहाँ आ जाता है। फिर कालू कौवा चाबी से महल का दरवाजा खोल देता है। फिर कालू और गोरी चील महारानी के महल के खजाने में घुस जाते हैं। वो 2 बोरियां सोने के सिक्कों की भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी उठ गए थे, लेकिन कालू और गोरी अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सारी रात वो जागते जो रहे थे। महारानी चील अपने महल में आ जाती है। कबूतर, ये कैसे हुआ? महारानी चील, मैं कभी नहीं सोया। आज रात थोड़ी सी आंख लग गई थी। जब मैं जागा तो सब लूट चुका था। जरूर ये कोई चोर बाहर का होगा, क्योंकि इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। मैं अभी पास के जंगल की पुलिस को बुलाती हूँ। फिर महारानी चील पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर कबूतर सारी बात पुलिस को बताता है। महारानी चील, आप चिंता ना करें, वो चोर जहाँ भी होगा पकड़ा जाएगा। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। कालू जी, आज का दिन हम इस जंगल में गुजारेंगे और फिर रात होते ही हम खजाना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। गौरी, एक बार बाहर जाओ और जायजा लेकर आओ, बाहर क्या हो रहा है। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। सामने बैठी रानू चिड़िया को देखकर गोरी कौवी वहाँ जाती है। चिड़िया, क्या कर रही हो? गोरी, देखो कैसा वक्त आ गया है। आज रात किसी ने महारानी चील का खजाना लूट लिया। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। क्या कोई पुलिस भी आई है वहाँ? हाँ गोरी, महारानी चील ने बड़े जंगल से पुलिस बुलाई है। वो पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। चिड़िया, अगर तुमने खजाना लूटा है तो बता दो, वरना वो पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी। गोरी, क्या मैं खजाना चोरी करूंगी? मैंने तो कभी एक दाना भी नहीं चुराया। भला मैं चील महारानी का खजाना कैसे लूटूंगी? अभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसके पास एक तस्वीर थी। पक्षियों, क्या तुमने इस पक्षी को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गोरी कौवी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवे की थी। ये कौवा तो गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नन्नन नहीं, हम नहीं जानते इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी कैमरा से ली है, जो महारानी चील के महल के बाहर लगे हुए थे। इसी ने बैंक का ताला खोला था। एक और कौवा भी था इसके साथ, मगर उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और चिड़िया गोरी कौवी का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया बहन, ऊपर वाले के लिए चुप रहना, किसी को मत बताना। तुम दोनों ऐसा भी करते हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। चिड़िया, समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मगर प्लीज तुम किसी को ना बताना। गोरी, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कालू कौवे को सब जानते हैं। फिर गोरी कौवी भागी भागी अपने घर चली जाती है। कालू, भागो, जल्दी से भागो, हम पकड़े गए हैं। मुझे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है गौरी? कालू जी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चोरी हम दोनों ने की है, पर पुलिस मुझे अकेले क्यों ढूंढ रही है? कालू जी, ये सब बताने का समय नहीं है, जल्दी चलो। फिर कालू और गोरी वो खजाने की बोरियां उठाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं। फिर महारानी चील उन कौवों को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देती है। इस तरह कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया, जल्दी करो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। मिठू भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम अपने घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो ये अंडा भी है। चिड़िया बहन,
जान बच गई तो ये घर फिर से बन जाएंगे। चलो तुम अपना अंडा उठाओ और चलो मेरे साथ। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी जंगल में आ जाता है। देखते ही देखते पानी से जंगल भरने लगता है। रानू चिड़िया अपना अंडा उठाती है और मिठू तोते के पीछे पीछे उड़ती है। जंगल के सभी पक्षी तेजी से उड़े जा रहे थे। फिर अचानक रानू चिड़िया का अंडा छूटता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरा अंडा बह गया। बाढ़ का पानी तो चंद ही लम्हों में अंडे को बहाकर ले जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन मिठू तोता उसे रोक लेता है। चिड़िया रुक जाओ, अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफी होगी। यही समझ लो कि वो अंडा तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अगर पीछे से और पानी आ गया तो तुम भी साथ में डूब जाओगी। फिर रानू चिड़िया रोती हुई मिठू तोते की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। उसकी नजर पानी में बहते हुए अंडे पर जाती है। वो जल्दी से अंडा उठाकर अपने घर चली जाती है। लूसी, ये अंडा तुम कहाँ से उठा कर ले आई हो? कबूतर जी, मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तभी ये अंडा मुझे पानी में बहता हुआ मिला। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है, जो बाढ़ सागर वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ होगा। कबूतर जी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं जानता हूँ लूसी कि तुम क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस अंडे को बहुत प्यार दूंगी। इस अंडे की वजह से मेरी सूनी गोद भर जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटी चिड़िया की बेटी बाहर आती है। कबूतर जी, देखे हमारे अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। ये तो छोटी सी चिड़िया है, बहुत प्यारी है। लूसी कबूतरी आज बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और बाकी पक्षी बाढ़ के बाद वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से चिड़िया की आंखों की बनाई भी जा चुकी थी। मिठू तोता चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता। वो मीठा फल भी दे जाता और चिड़िया को हौसला भी दे जाता था। चिड़िया बहन, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। मिठू भैया, जब मेरा पति मरा तो मेरे पास मेरा अंडा था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, खुद को इस बात का हौसला देकर कि मेरे पास मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मैं खुद को कैसे हौसला दूं? ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब चिड़िया की बेटी गुड़िया भी बड़ी हो चुकी थी। लूसी कबूतरी और कबूतर की तो अपनी बेटी में जान थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन गुड़िया अपनी डॉल से खेल रही थी कि वहाँ गोरी कवि की बेटी मुन्नी आ जाती है। मुन्नी कवि बहुत शरारती थी। वो गुड़िया की डॉल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, गुड़िया मुन्नी के पीछे पीछे उड़ती है। वो बहुत हिम्मत वाली थी। वो मुन्नी कवि को पकड़ लेती है और मुन्नी के दो चार लगा देती है। ये डॉल मेरी मम्मा ने मुझे लेकर दी है। अगर तुम्हें बहुत ही शौक है डॉल से खेलने का तो जाओ अपनी मम्मा से कहो, वो तुम्हें लेकर देंगी। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ कि तुमने मुझे मारा है। मुन्नी कवि दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है। मम्मा, वो गुड़िया मुझे बहुत मारती है। जब भी मैं उसके खिलौनों से खेलती हूँ तो वो मुझे मारती है। उस अनाथ गुड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी मुन्नी को मारे। फिर गोरी कवि मुन्नी के साथ गुड़िया के पास आती है। आंटी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, चली जाना, पहले एक सच तो सुनती जाओ। सच? कैसा सच? जिन्हें तुम मामा बाबा कहती हो वो तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है। जरा देखो खुद को, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो और वो कबूतर है।
ऐसा कहते हुए गोरिका भी मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो वहीं चुपचाप खड़ी थी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अपने घर जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मम्मा पापा, मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना। गुड़िया बेटी, ये तुमसे किसने कहा? तुम हमारी ही बेटी हो। ठीक है बाबा, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी कसम खाकर बताएं कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो कबूतर कभी भी अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकते थे। फिर लूसी कबूतरी सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी पीछे जाने लगती है तो कबूतर रोक लेता है। लूसी, तुम इस समय गुड़िया के पीछे मत जाओ। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय उसे सब समझा देगा। मुझे जाना होगा, मुझे अपने मम्मा पापा को ढूंढने जाना होगा। फिर गुड़िया वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर चली जाती है। रात होने वाली थी। गुड़िया सागर वाले जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। मिट्ठू तोता पास से गुजर रहा था। वो गुड़िया को बैठा देखकर वहाँ आता है। छोटी चिड़िया, तुम मुझे इस जंगल की नहीं लगती। बताओ तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है? अंकल, मैं इसी जंगल की हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गई थी। पिछले साल जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसमें बह गई थी। कहीं ये चिड़िया की बेटी तो नहीं है? अंकल, आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटी, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास लेकर चलता हूँ। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर मिट्ठू तोता गुड़िया को चिड़िया के पास ले जाता है। चिड़िया बहन, ये छोटी चिड़िया आज ही आई है इस जंगल में और अपने माता पिता को ढूंढ रही है। पिछले साल की बाढ़ में इसके माता पिता इससे जुदा हो गए थे। बेटी, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया जैसे ही अपना पंख गुड़िया को लगाती है, मेरी बेटी, मिट्ठू भैया, ये मेरी बेटी है। जब मैंने इसे पंख लगाया तो मुझे वैसा ही एहसास हुआ जैसे मुझे अपने अंडे से होता था। गुड़िया भी रोती हुई अपनी मम्मा के गले लग जाती है। चिड़िया बहन, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ रह रही थी? फिर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। जिसे सुनकर रानू चिड़िया खुश भी थी और उदास भी। वो कबूतरी बहुत अच्छी होगी जिसने मेरी बेटी को इतने प्यार से पाला है। संतान को खो देने का डर क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुड़िया बेटी, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने आपको बहुत प्यार से पाला है। वही तुम्हारे असल माता पिता हैं। तुम जाओ, तुम उन्हीं के पास जाओ। लेकिन मामा, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, गुड़िया ठीक कह रही है, तुम इनकार मत करना। अब मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लूसी कबूतरी बैठी रो रही थी। कबूतर जी, आप जाएं, मेरी गुड़िया को वापस ला कर दे। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकती। फिर गुड़िया अपनी मम्मा कबूतरी को गले लगा लेती है और फिर वो सब खुशी खुशी का जीवन बिताते हैं। गौरी कवि को भूख लगी हुई थी। वो उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। लगता है चिड़िया अभी तक नहीं आई। मैं चिड़िया के घर में जमा किया हुआ बारिशों के लिए दाना खा लेती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि चिड़िया के घर में घुस जाती है। वो रसोई में जाकर इधर उधर दाना ढूंढती है और फिर ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ दाना उसे दिखाई देता है। गौरी कवि जल्दी से छलांग लगाकर शेल्फ पर बैठ जाती है और मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। गुड़िया और कोकू, आप ये अनाज की टोकरी लेकर घर जाओ और मैं आपके लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, आसमान पर बादल छा रहे हैं, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए।
कुकू बेटा, आप अपनी बहन गुड़िया के साथ ही रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया फल लेने आगे चली जाती है। दोनों बच्चे वापस घर को लौट जाते हैं। गोरी कभी आधा दाना खा लेती है और बाकी का आधा दाना लेकर वहाँ से उड़ती है। जब गुड़िया और कुकू अपने घर पहुँचते हैं तो जमा किया हुआ दाना ना देखकर वो एक दूसरे से कहते हैं, कुकू भाई, जो शेल्फ पर दाना था वो कहाँ गया? गुड़िया, मुझे तो नहीं मालूम, लगता है कोई चोर चुरा कर ले गया है। भैया, मुझे मम्मा को बुला कर लाना चाहिए। गुड़िया अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो वापस अपने घर में आ जाती है। कुकू भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, मम्मा भी आने वाली होंगी। चिड़िया बहन, यहाँ आ जाओ, जब बारिश रुक जाए तो चली जाना। अपने घर के बाहर बैठा हुआ मिठू तोता चिड़िया को आवाज देता है। नहीं मिठू भैया, मुझे जाना है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। फिर मामा चिड़िया तेजी से गुजरती हुई घर पहुंच जाती है। जब मामा चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो बच्चे अपनी मामा को बताते हैं, मामा, जो शेल्फ पर दाना था वो कोई चुरा कर ले गया है। वही हुआ जिसका डर था, कोई चोर मेरी महीनों भर की मेहनत को चुरा कर ले गया। पेट में दर्द हो उसके, जो मेरा दाना चुरा कर ले गया। आधे रास्ते में जाकर गोरी कभी फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं ये दाना घर लेकर गई तो वो निखट्टू कालू खा लेगा, ये दाना भी मैं खा लेती हूँ। फिर गोरी कभी बाकी का दाना भी खा लेती है। ज्यादा दाना खाने से गोरी कभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय, मेरा पेट, मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है? कभी बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर जाती है और घर जाते ही घोंसले में गिर जाती है। कालू कालू, बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अकेले अकेले भोजन खाकर आई होगी, तभी तो तुम्हारे पेट में दर्द है। माँ कसम कालू जी, भूखी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह भूखी हूँ। गोरी कभी के पेट में बहुत दर्द था, वो रो रही थी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है। ऐसी तेज बारिश में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया, क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रही है। क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, लेकिन हाँ, बुलबुल से मिल जाएगी। चिड़िया, बुलबुल कहाँ मेरी बात सुनेगी? कृपया करो, तुम जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ, मैं गौरी के पास घर में जाता हूँ। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ठीक है, आप जाएं, मैं अपना छाता उठा लूं, फिर जाती हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, गोरी आंटी के पेट में बहुत दर्द है, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। मामा, पेट में दर्द है तो जरूर गोरी आंटी ने हमारा दाना चुराया होगा। अगर गोरी कभी ने हमारा दाना चुराया होगा तो आज उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर बुलबुल के घर की ओर जाती है। बुलबुल बहन, पहले उस कवि से पूछना है कि उसने क्या खाया है, फिर ही दवा देनी है। अगर उसने मेरा दाना चुरा कर खाया होगा तो उसे वो बड़े वाला टीका लगाना। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, गौरी कवि अपने मुंह से बताएगी कि उसने तुम्हारा दाना खाया है कि नहीं। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई कालू। ये दर्द भूखे पेट की नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। फिर रानू चिड़िया भी बुलबुल को लेकर पहुंच जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं बुलबुल को। तो हाँ कवि, बताओ कहाँ दर्द है? थोड़ी ऊपर, पेट में बहुत दर्द है। लो गौरी, ये दवा पी लो। फिर बुलबुल चंद कतरे दवा के गोरी कवि को देती है। बुलबुल नहीं रुका, दवा पीने से भी दर्द नहीं रुका। अच्छा बताओ, आज क्या खाया था? मैं तो भूखी हूँ।
गोरी, ये दर्द भूखे पेट की नहीं है। अगर सच ना बताया तो तुम इस दर्द से मर जाओगी। माँ कसम, 2 दाने खाए थे। गोरी की ये बात सुनकर कालू कौवा गोरी कौवी को घूर कर देखता है। 2 दाने बाजरे के खाए थे या मकई के? 2 दाने मकई के खाए थे। बुलबुल, इसी ने मेरे दाने चुरा कर खाए हैं, लगाओ टीका। फिर बुलबुल अपने बैग से बड़ा टीका निकालती है। ना बुलबुल, मुझे टीका ना लगाना, मैंने तो दाना खेत से खाया था। गोरी, अगर सच नहीं बताओगी तो तुम्हारे पेट का दर्द कभी नहीं रुकेगा। वहाँ चिड़िया के घर में मैंने सारा दाना खा लिया और फिर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ, अब बताई ना सच्ची बात। गोरी, कब से मुझे झूठ बोल रही है कि मैं भूखी हूँ? फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया गोरी कौवी को पकड़ते हैं और बुलबुल गोरी कौवी को बड़ा टीका लगा देती है। मैं फिर कभी दाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ, अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा। ना जाने ये घर कब टूट जाए। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहीं बैठो, मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की ओर जाती है। मिठू तोता पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, सभी पक्षियों के घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवों का घर ही बचा है, क्योंकि उनका घर ऊंची जगह है। अगर वो कौवे हम पक्षियों को अपने घर में आसरा दें तो हम भी इस बारिश से बच जाएंगे। मिठू भैया, कबूतर कहाँ है? चिड़िया बहन, वो भी आने ही वाला होगा, वो अपने टूटे हुए घर से दाने उठाने गया है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कोई पक्षी भी जिंदा नहीं बचेगा। कबूतर यार, यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है चलो हम सब चलते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त गोरी कौवी और कालू कौवे के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। हम सब के घर बाढ़ में बह गए और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। पक्षियों, हम किसी को अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि तुम सब अब मेरे घर में आश्रय ले लोगे। गौरी, याद करो, जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था तो तुमने चिड़िया के घर में 5 दिन आश्रय लिया था। अच्छा, वो बात पुरानी हुई। गौरी, 1-2 दिन की तो बात है, बारिश रुक जाएगी तो ये सब पक्षी चले जाएंगे। तेरे बाप ने नहीं बनाया ये घर, मेरी माँ ने बनवा कर दिया है मुझे। और जाते हुए मेरी माँ मुझे कह कर गई थी कि ये घर मेरा है, ना कि तुम्हारा। ठीक है गौरी, हम चले जाते हैं, मगर तुम कालू से लड़ाई ना करो। चिड़िया के घर के पास एक बहुत बड़ा बांसों का बाग था। रानू चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर जाना कहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों से एक नाव बना लें तो जंगल की दूसरी ओर जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, तुम सब मुझे बांस ला कर दो। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया बांस लाने लगते हैं और कबूतर बेलों की मदद से नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है। थोड़ी ही दूर उसे अपनी माँ और सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास आती है। मामा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। ऐसे थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव में बैठ जाते हैं। बाढ़ के बहते हुए पानी में नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कभी खिड़की से पक्षियों को जाता हुआ देखकर हंसने लगती है।
कालू जी, इधर नाव उल्टेगी और सबके सब बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी भी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और वो सब नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ फसल तैयार थी जो उन पक्षियों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, हमने कर दिखाया, यहाँ बाढ़ का पानी भी नहीं है और दाना भी ढेर सारा है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। चिड़िया बहन, वो घने पेड़ की खोकर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़कर बाढ़ में बह जाता है। साथ ही कौवों का घर भी बाढ़ में बह जाता है। कालू और गोरी एक टूटी हुई लकड़ी को पकड़कर पानी से बाहर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, सब चले गए। अब यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। गोरी, तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो।